पायल अपनी सास मालिनी और पति विकास के साथ रहती है। वो काफी मॉडर्न होती है और वो ऑफिस भी जाया करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे पायल, अगले हफ्ते तुम्हें भी छुट्टी मिली है ना? वो भी शनिवार को ही। हाँ विकास, शनिवार को ही मिली है मुझे छुट्टी। दैट्स रियली ग्रेट यार। इतने लंबे समय के बाद हम दोनों को एक साथ छुट्टी मिली है। तो अब तो हम इस छुट्टी का अच्छे से आनंद उठाएंगे। बाहर जाकर नहीं, बल्कि घर में ही बैठे बैठे मस्त टीवी पर कोई फिल्म देखेंगे। ठीक है विकास, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं भी कोई टेस्टी सा खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बटर चिकन ही बनाना फिर, वही बेस्ट रहेगा। याद है, शादी को 6 महीने पूरे होने के बाद तुमने जैसे बनाया था वैसे ही बनाना। काफी कमाल का बना था उस टाइम भी। ठीक है विकास। डन डना डन डन। दूर से ही देखकर मालिनी खुद से कहती है, इन दोनों को किसी की भी नजर ना लगे। शादी के 2 साल बाद तो इनके बीच काफी मनमुटाव होने लगे थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद ये दोनों इस तरह इतने अच्छे से बात करते हुए दिखे हैं। ईश्वर करे कि इन दोनों में इसी तरह अटूट प्यार बना रहे, जैसे कि शादी के शुरुआती के दिनों में था। लेकिन अचानक से पायल अपनी अगले हफ्ते की छुट्टी को कैंसिल करवाकर वो उसे आगे के लिए ढकेल देती है। और ये जानकर विकास को बहुत हैरानी होती है। क्या? तुमने अपनी छुट्टी को कैंसिल क्यों करवाया लेकिन? इतनी मुश्किल से तो हम दोनों मियाँ बीवी एक ही दिन पर फ्री होने वाले थे। वरना जब कभी तुम्हारा ऑफ होता है तब मैं अवेलेबल नहीं रहता, और जब कभी मेरा ऑफ रहता है तब तुम अवेलेबल नहीं रहती। आई नो विकास, लेकिन अगले हफ्ते मेरी सहेलियां और मैं बाहर जा रहे हैं, वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। इसीलिए मैंने अपने बॉस से कहकर अगले हफ्ते की छुट्टी पोस्टपोन करवा ली। अब उन सबके साथ भी तो जाना जरूरी है ना। पर पायल, हमारा साथ में समय बिताना भी तो जरूरी था ना। अरे बिता बिता कर भी क्या ही समय बिता पाते हम। 4 पॉपकॉर्न खाकर 2 फिल्में देखते और फिर सो जाते उसके बाद। अरे इसे भी कोई समय बिताना कहता है क्या? अब तुम तो मुझे किसी फैंसी कैफे या शॉपिंग मॉल में ले जाने से रहे। तुम्हारा हर बार का यही है पायल। इसीलिए मुझे अब तुम्हारा स्वभाव नहीं पसंद, क्योंकि नए जॉब पर जाकर नई नई सहेलियों के साथ मिलकर तुम्हारा हाव भाव सब बदल रहा है, वो भी गलत तरह से। हाँ तो तुम भी अपने लिए नया जॉब ढूंढ लो ना, जिसमें ज्यादा पैसे और ग्रोथ हो, और करो मेरी ख्वाहिशें पूरी। बस बातें बनाने और ताने कसने से कुछ भी नहीं होने वाला विकास। सच्चाई तो तुम भी जानते हो, इसलिए बार बार दोहरानी मत लगवाओ मुझे। इस तरह दोनों में फिर से मनमुटाव पैदा हो जाता है। लो, हो गया सत्यानाश। मुझे लगा था कि अब सब ठीक होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक दिन में ही ये दोनों फिर से तू मैं करने लगे। इन दोनों को तो समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। फिर बाद में मालिनी पायल को समझाने जाती है। अरे एक ही बात मैंने तुझे कितनी बार समझाई है पायल बहू, लेकिन तू क्यों नहीं समझती? जब जब विकास अपनी तरफ से तुम दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तब तब तो कुछ ऐसा कर देती है जिससे वो नाराज हो जाता है। अब तू ही बता, तुझे तेरी छुट्टी कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है। इसीलिए मैं उस दिन की छुट्टी को इस्तेमाल करके उसके अगले हफ्ते 2 लगातार छुट्टी लेने वाली हूँ। और अब विकास और मैं तो साथ में रहते ही है ना। हम तो रोज ही एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताते हैं। लेकिन सहेलियों के साथ ट्रिप पर बार बार जाना थोड़ी ना होता है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि हम दोनों को एक साथ एक ही दिन पर छुट्टी मिली, वो भी इतने लंबे समय के बाद। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फिर से कभी मिलेगी ही नहीं। हम दोनों तो जब चाहे साथ में समय बिता ही सकते हैं ना। लेकिन सहेलियां बार बार नहीं आती। मेरा तो अब सर चकराने लगा है। तेरी बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि तू सही है, और अगर उसकी बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि वही सही है। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में मेरी चक्की पीस रही है। तो फिर आपको कौन बोलता है हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आने के लिए? जो है वो हम दोनों देख लेंगे, और इस बुढ़ापे में आपको आराम करना चाहिए।
ना कि इन सब बातों का स्ट्रेस लेकर अपनी सेहत खराब करनी चाहिए। अब क्या ही बोलूं मैं तुझे। तेरे होते हुए मुझे आराम कभी नसीब होगा। अरे सारी दिक्कत तो तेरे बाहर काम करने से ही है। इसीलिए कह रही हूँ, छोड़ दे वो काम, फिर उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और आपको मेरे बाहर काम करने से क्या दिक्कत है? घर में काम वाली आकर सारा काम तो कर ही देती है ना। यहाँ तक कि चाय का कप भी आपके हाथ में देकर जाती है वो। और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए आज के जमाने में एक महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसी पुरानी सोच वाले लोगों को हम जैसे नए जमाने की महिलाओं से दिक्कत क्या है क्या पता। पता नहीं मेरे काम करने से आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है। देख बहू, बात तेरे आगे बढ़ने की नहीं है। मैं तुझे काम करने से नहीं रोक रही। और मैं ये भी मानती हूँ कि तुझ में सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही नए जमाने की है। और अगर तू घर में रहेगी तो मैं तुझे ठीक से सारी चीजें समझा भी सकती हूँ। आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मुझे सब पता है, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। ये भगवान, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये बेवकूफ मेरे बेटे के जीवन में आई थी। उसे भी बड़ा लव मैरिज करना था ना। और अब उसके लव मैरिज की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। इतने अरमान थे मेरे कि मेरी बहू संस्कारों वाली होगी, मेरे साथ मेरे हर काम में हाथ बटाएगी, हर जगह मेरे साथ चलेगी। लेकिन नहीं, ये तो उसके पूरा उल्टा ही निकली। फिर ऐसे ही एक शाम 7 बजे, हे भगवान, अरे ओ नालायक, शाम के 7 बज रहे हैं और तू यहाँ टांगे फैला कर सोफे पर खराटे मारते हुए सो रही है। अरे ये समय घर में लक्ष्मी जी के आने का होता है। और जब घर की ही बहू आलसी होगी तो घर में लक्ष्मी मैया कैसे आएगी? सॉरी माँ जी, वो आज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस गई थी ना, इसीलिए अब मुझे बहुत नींद आ रही थी। अरे 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि मैं हर शाम मंदिर जाती हूँ, तो मुझे आने में 7, 7:30 या 8 बज ही जाते हैं। इसीलिए ऑफिस से आकर हाथ मुंह धोया कर और मंदिर में जाकर दीप जलाया कर। लेकिन नहीं, उससे तो वो भी नहीं होता। सॉरी माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। आप प्लीज चिंता मत कीजिए और मुझे बस 5 मिनट दीजिए। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। जो करना है कर, बस मेरा खून मत जलाया कर। और अपनी इन नालायक हरकतों में जरा सुधार ला, वरना अगर मेरा सब्र का बांध टूट गया तो मैं तुझे ही तोड़ कर रख दूंगी। फिर अगले दिन पायल काले कपड़े पहनकर दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कारणवश उसका कपड़ा आग पकड़ लेता है। समय रहते ही वहां पर मालिनी और विकास पहुंच जाते हैं। विकास, मुझे बचाओ विकास। विकास आग पर पानी डालकर उसे फौरन बुझा देता है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे तुझसे एक दिया भी नहीं जलाया जाता क्या? किस काम की है रे तू? और ये क्या, काले कपड़े पहनकर तेरी अम्मा ने पूजा की थी क्या? अरे तेरा दिमाग क्या घुटनों में गया है क्या? मैंने कोशिश तो की है ना माँ जी, और मुझे नहीं पता था कि काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं की जाती। अरे अपने दिमाग का इलाज करा कर ला कहीं से। बच्चा बच्चा भी जानता है इस बात को। और तू अंग्रेज के घर में पैदा हुई थी क्या? बेवकूफ को ही की। उससे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कल से मुझे ही मंदिर की आरती छोड़कर घर पर जल्दी आना पड़ेगा, वरना तुझ जैसी पनौती बहू के रहते हुए मेरे घर में बहुत ही जल्द अशांति आ जाएगी। पर माँ जी, अरे चुप हो जा तू। इसलिए मैं कह रही थी विकास कि मुझे इस मॉडर्न लड़की के हाव भाव सही नहीं लग रहे हैं। मैं तेरे लिए गांव की ही कोई गो लड़की ढूंढ लाती हूँ। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पायल को भी अपनी हरकतों को देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे पायल, तुम अभी ऑफिस जा रही हो ना? अरे नहीं विकास, मैं तो मोहल्ले की औरतों के संग रिंगा रिंगा रोजेस खेलने जा रही हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहे हो?
इतनी तैयार होकर ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कहाँ पर जाऊंगी मैं? हाँ, तो तुम भी ठीक से जवाब दे सकती हो ना पायल। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ऑफिस में इतना छोटा ड्रेस पहनकर क्यों जाना है तुम्हें? अरे मैंने तो तुम्हें कई बार टोका है और माँ ने भी कहा है तुमसे कि तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हो रहे हैं। देखो पायल, तुम्हें मॉडर्न कपड़े पहनने से किसी ने भी मना नहीं किया है, लेकिन वो कपड़े भी इतने बोल्ड और छोटे नहीं होने चाहिए। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं बॉक्सर्स या शॉर्ट पहनकर ऑफिस जा रही हूँ। अब ये सब तो चलता ही है ना। अरे तुम दोनों ओल्ड स्कूल माँ बेटे को फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस वो 70 साल वाली दादी की तरह ही तुम दोनों मुझे डांटते फटकारते रहते हो। माई लाइफ माई रूल्स। और मैं तुम्हारे लिए अपना फैशन नहीं बदलने वाली। अरे पर पायल विकास की पूरी बात सुने बगैर ही आगे चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब विकास ऑफिस जा रहा होता है, तभी मोहल्ले के एक बंगले से एक सुंदर लड़की को कार में जाते हुए देखता है। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर थी वो। कई दिनों से देख रहा हूं मैं उसे। शायद वो इस आलीशान से बंगले में अकेली ही रहती है। जब देखो तब साड़ी पहने रहती है। और ये तो कितनी अच्छी बात है। और एक और मेरी बीवी पायल है, जिसे साड़ी पहनना पसंद ही नहीं। फिर एक रात, देखो विकास, कल मैंने ऑफिस आवर्स के बाद डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है। वो मेरे दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल मेरे साथ डेंटिस्ट के पास चलो। ऑफिस के बाद हम दोनों एक दूसरे को मॉल के पास मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है पायल, मैं भी अपना काम निपटा कर पहुंच जाऊंगा वहां पर। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन अगले दिन विकास समय से वहां पर पहुंच ही नहीं पाता, जिस कारण पायल काफी गुस्सा हो जाती है। चुप रहो विकास, और अपनी झूठी सफाई देना बंद करो। लेकिन मैं झूठी सफाई नहीं दे रहा पायल। वाकई में ऑफिस में एक्स्ट्रा का काम आ गया था और इसीलिए मैं यहाँ समय से पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जब तुम्हें पता था कि आज मेरे साथ तुम्हें डेंटिस्ट के पास चलना है, तो तुम्हें अपना काम पहले ही सही समय पे निपटा देना चाहिए था ना। इससे पहले भी तो जब जब तुम्हें जल्दी फ्री होना होता है, तब तब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कम काम देकर जल्दी फ्री करवा दिया था। तो फिर आज क्या हुआ? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज विकास। अरे नहीं बाबा, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो वॉट, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी विकास। जस्ट गो अवे। इस तरह उन दोनों में फिर से अनबन होते हुए देखकर मालिनी वापस परेशान हो जाती है। विकास भी परेशान होकर बाहर वॉक करने जाता है और तभी वो तानिया मित्तल की गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। तानिया, जो कि सुंदर सी प्रिंटेड साड़ी पहनी होती है, वो कार को रोककर बाहर आती है। हे राम, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं ही थोड़ा टेंशन में था, इसीलिए आपकी कार पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे कोई बात नहीं, राम जी का शुक्र है जो आप सही सलामत हो। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। दिल में हमें श्रद्धा और उम्मीद की किरण जलाई रखनी चाहिए, क्योंकि राम जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो तो है। वैसे आप इस मोहल्ले में नहीं लग रही हो। कई दिनों से देख रहा हूँ मैं आपको। जी, मेरा नाम तानिया है, तानिया मित्तल। और मैं हाल ही में इस बंगलो नंबर 4 में शिफ्ट हुई हूँ। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और स्पिरिचुअल हेल्पर भी। अकेली ही रहती हूँ और मैंने इस शहर में नई 5 से 6 फैक्ट्रीज भी ओपन की हैं। इसीलिए अब ज्यादातर तो मैं यहीं पर रहूंगी। क्या बात है! आप एक बिजनेस वुमन होने के बाद भी इतनी साधारण हो, दिल की इतनी साफ हो, और आप में तो कोई घमंड नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जी धन्यवाद। वैसे आपका परिचय? मेरा नाम विकास है, विकास तिवारी। और मैं यही पास ही के घर में रहता हूँ। वो वो रहा मेरा घर। ओ आई सी, ग्रेट। आप अपना ध्यान रखिए और घर चले जाइए। काफी रात हो चुकी है और कुछ मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना। बाय। गुड नाइट।
थैंक यू सो मच। गुड नाइट। विकास को तानिया का स्वभाव काफी पसंद आता है। फिर अगले दिन मालिनी देखती है कि पायल सोफे पर उदास बैठी है। अरे ओ पागल, क्या हुआ है तुझे? जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। तो फिर आज तो इतनी उदास क्यों बैठी है? आखिर क्या बात है? इसका मतलब आप भी भूल गई माँ जी। रहने दीजिए, आपसे भी क्या ही उम्मीद रखूं मैं अब। भूल गई? वो भी मैं? अरे लेकिन क्या भूल गई मैं? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रुबीना वैसे तो काली होती है, लेकिन उसके हॉट फिगर और कातिलाना अदा पर हर कोई एकदम फिदा होता है। चलो माँ, मैं जरा टहल कर आती हूँ। बाय। बाय बेटा। सच संवर कर रुबीना जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसके गेट पर एक लड़का लेटा हुआ होता है। ओ माय गॉड! अरे ओ निठल्ले, यहाँ मेरे घर के गेट पर क्यों फैला हुआ है तू? चल उठ यहाँ से, गर्दुल्ला कहीं का। ऐसे ना कहो हसीना, ये नाचीज अपनी हसीन अदाओं पर फिदा हो चुका है। आज अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। अरे तुम तो मेरे सपनों की रानी हो रुबीना। आई लव यू सो मच। हे भगवान! अबे ओ लंगूर, चोर मवाली लगता है शक्ल से तो तू, और बड़ा आया मुझसे नैन लड़ाने वाला। रुक जा, तेरे सर पर सवार जो प्यार का बुखार है ना, उसे तो मैं आज अच्छे से उतारती हूँ। फिर पास में पड़ी लंबी लकड़ी को उठाकर रुबीना उसे खूब मारने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें प्रिटी वुमन समझता था, लेकिन तुम तो एकदम एंग्री वुमन निकली। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई रे बाबा। इस तरह से वो आदमी दुम दबाकर भाग जाता है। जब जब रुबीना गली मोहल्ले में निकलती है, सबकी निगाहें पर उसी पर होती है और गली की सारी लड़कियां रुबीना से बहुत चलती है। अरे देख तो, वो रुबीना कैसे जा रही है। माँ कसम, एकदम आइटम बॉम्ब लग रही है ये तो। सच में एकदम अलग ही पीस है। वही तो, इसके कपड़े, इसका मेकअप, इसका हेयर स्टाइल और उसका चाल चलन, सब कुछ बिल्कुल दिल चीर देने वाला है। लोगों के लिए तो काला होना एकदम दुख की बात होती है, लेकिन इसने कालेपन के साथ साथ हॉट फिगर भी पाया है, जिसके चलते एकदम कमाल की दिखती है, बिल्कुल बिपाशा बासु की तरह। इसीलिए तो पूरे मोहल्ले के जवान से लेकर बूढ़े आदमी लोग इसके पीछे दीवाने बन चुके हैं। और यहाँ पर एक हमारी फूटी किस्मत है, हम रोजाना गोरे और सुंदर होने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, इतने महंगे महंगे फेस वॉश और स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी तरफ कोई भाव तो क्या, प्यार से भी कोई नहीं देखता हमें। हाँ बहन, तू एकदम सही कह रही है। इस काली रुबीना ने सब पर अपना काला जादू कर दिया है। कल्लो कही की मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें रुबीना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फिर एक रोज जब रुबीना अपनी घर की छत पर कसरत कर रही होती है, तभी पड़ोस की विभूति उसे दूरबीन से देखने लगते हैं। क्या बात है, सुबह सुबह ही रुबीना के दर्शन हो गए। विभूति उसे बड़े आराम से देख रहा होता है कि उतने में पीछे से उसकी बीवी आकर उसे बेलन से मारने लगती है। अरे बाप रे, मर गया रे। अरे ठंड में तो लोग आलव जलाकर उसके सामने हाथ सेकते हैं, और तुम यहाँ पर सुबह सवेरे सूर्य भगवान के दर्शन छोड़कर उस काली कलूटी रुबीना के दर्शन कर रहे हो और अपनी आंखें सेक रहे हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेशमा, मैं रुबीना को नहीं देख रहा था, सच में, तुम्हारी कसम। हाँ हाँ, खाओ मेरी झूठी कसम। वैसे भी तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं और तुम अय्याशी करने के लिए पूरी तरह आजाद हो जाओ। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ से एक चोर जा रहा था और मैं उसी को देख रहा था। मेरे माथे पर कोई बेवकूफ नहीं लिखा है। अरे चोरों को यूं दूरबीन से तुम्हारे पिताजी ने देखा था क्या?
चोर लोगों को पकड़ा जाता है। और अपनी ये बकवास भरी बातें अपने पास ही रखो। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने उस डायन रूबीना की तरफ फिर से आंख उठाकर भी देखा तो, वरना मैं शैतानी बिल्ली बनकर तुम्हारी ये गोल मटोल आंखें नोच लूंगी। समझे कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है मेरी माँ। मेरा मतलब ठीक है रेशमा। अब रेशमा गुस्से में सीधे रूबीना के घर चली जाती है और उसकी माँ ललिता और पिता तेजेंद्र को खूब सुनाने लगती है। अरे लाज शर्म है कि नहीं आपकी बेटी को? पूरे मोहल्ले में उसका नाम बदनाम हो चुका है। एक तो है इतनी काली कलोटी, ऊपर से इतने घटिया अभद्र कपड़े पहनकर निकलती है वो घर से। अरे क्या फायदा इतने अच्छे फिगर का, जब आपका नाम ही इतना बदनाम हो जाए। अपनी जबान संभाल कर बात करो रेशमा। हम रुबीना के माता पिता हैं और उसके बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं सुनकर लेंगे। अरे उसके माता पिता हो इसीलिए मैं सीधे आपके पास आ गई, क्योंकि आपकी बेटी तो बेशर्म है। उसे समझाकर कोई फायदा ही नहीं है। अरे आज तो मेरा पति भी उसे दूरबीन से देख रहा था। अरे इतना ही नहीं, उस दिन तो शांति मौसी भी बोल रही थी कि उनके बूढ़े पति भी रुबीना पर लट्टू हो पड़े हैं। इस तरह तो आपकी बेटी इस मोहल्ले में हर एक घर तोड़ देगी। इसलिए उसे जरा समझा कर रखिए कि वो ढंग के कपड़े पहने और सबसे अच्छे से पेश आए। देखो रेशमा बहन, हमारी बेटी सबके साथ अच्छे से ही पेश आती है, क्योंकि उसे हमने अच्छे संस्कार दिए हैं और किसी के कपड़ों से उसका किरदार जांचा नहीं जा सकता। अरे रुबीना जैसी आदर्श बेटी शायद ही किसी की होगी। बिल्कुल सही कहा आपने रुबीना के पापा। और दुनिया क्या बोलती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद की खुशी की खातिर वो कपड़े पहनती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद होते हैं और उन कपड़ों में वो सुरक्षित भी महसूस करती है। इसीलिए हमें भी उससे कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे और बाकी मोहल्ले वालों को तो है ना। तो फिर आप लोग मोहल्ला छोड़कर चले जाओ या फिर अपने पतियों को संभालो, क्योंकि मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है जो हम उसे डांटे या फिर कोई सजा दे। और खोट हमारी बेटी में बिल्कुल नहीं है, वो तो आप सबके पतियों की गंदी नजरों में है। हमारी बेटी तो अपने उसूलों से ही जिएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब निकलिए यहाँ से। आप लोगों के साथ तहजीब से नहीं बल्कि बदतमीजी से ही पेश आना चाहिए। अरे इतनी भी ढील मत दो अपनी बेटी को, कहीं उसके गलतियों में उसका साथ देना आप दोनों के लिए किसी दिन भारी ना पड़ जाए। अरे उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों है यहाँ पर। अब चली जाओ यहाँ से। रेशमा अब गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और ये बात जब रुबीना को पता चलती है तभी, थैंक यू सो मच माँ पापा, आप दोनों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। मैं काली हूँ, उसके बाद भी मुझे परी जैसा समझा है और जैसी हूँ वैसे ही रहने दिया। शायद आप दोनों के इतने अच्छे स्वभाव के कारण ही मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा? अरे आपको नहीं पता माँ, आजकल के जमाने में सभी अपने आप से बहुत दुखी हैं, खुद से नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दुनिया वालों की नजरों में बदसूरत दिख रहे हैं। लेकिन हमें दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये छोड़कर खुद से प्यार करना चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो पाएंगे। वाह ललिता, देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। फिर एक दिन अचानक से रुबीना की मुलाकात अर्नव नाम के एक लड़के से होती है। हेलो, मैं अर्नव, इस मोहल्ले में नया आया हूँ। तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, आज तो मेरी नई चप्पल से सबसे पहले मैं तेरी ही धुलाई करूंगी। आज तो शुभारंभ होकर ही रहेगा। और सुंदर लड़की दिखी नहीं कि बात करना शुरू कर देते हो। रुबीना अपना चप्पल निकाल ही रही होती है कि उतने में अर्नव उसे रोक लेता है। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, मैं उस नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किस नजरिए से कर रहे हो? आप प्लीज पहले शांत हो जाइए, वरना मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब भोको। भोको? अरे मेरा मतलब बोलो, जल्दी बोलो क्या बात है।
वो दरअसल मैं इस मोहल्ले में नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता हूँ और मेरा ऑफिस और घर वहीं पर है। तो फिर तुम यहाँ मुंह उठाकर क्या कर रहे हो? दरअसल वो ओफो, तुम्हारी ये ये दरअसल के आगे चलेगी भी या नहीं? कब से बस दरअसल पे ही अटकी हुई है। अरे मैं ये कह रहा था कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के चलते मुझे अब हमारी कंपनी के इस शहर वाले ब्रांच में रोजाना आना जाना करना होगा और इसीलिए मुझे अब यहाँ पर 1 से 2 महीना रुकना पड़ेगा। और कब से मैं उस चौधरी एजेंट का पता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। वो मुझे यहाँ पर किराए का घर दिलाने वाला था। अच्छा, तो ये बात है। तो साफ साफ कहना चाहिए था ना कि एजेंट का पता ढूंढ रहे हो। खामखा कितना सारा वक्त जाया किया तुमने। माफ करना, लेकिन सब कुछ बताना भी तो जरूरी था ना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम चौधरी एजेंट से किराए पे घर मत लो, क्योंकि वो लोगों को बहुत ठगता है। क्या? हाँ, तुम इस शहर में नए आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं हर किसी की रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर मैं अब यहाँ पर किराए का घर कैसे ढूंढूंगा? लगभग 1 हफ्ते तक मैं होटल में तो नहीं रुक सकता ना, उससे बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे मेरे। वाई फिकर व्हेन रूबीना इज हियर। मैं 2 दिन में तुम्हें किराए का घर दिला दूंगी। क्या? लेकिन कैसे? तुम एक एजेंट हो क्या? अरे नहीं बाबा, पर मेरी दोस्त है जो लोगों को किराए पे घर दिलाती है, वो भी एकदम किफायती दाम में। तो तुम भी उसी की मदद ले लेना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा नाम? रूबीना। और तुम्हारा? अर्नव। क्या कहा? दानव? अरे दानव नहीं, अर्नव। ओ, अच्छा अच्छा, समझ गई। वो आज मेरे कान में साबुन चला गया ना, इसीलिए थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। रूबीना अब अर्नव को किराए का घर दिलाने में मदद करती है और इसी के चलते उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। घर मिलने के बाद अर्नव अपने घर पर वीडियो कॉल करता है। ये देखो माँ, मुझे किराए का घर मिल गया और अब से मैं यहीं पर रहूंगा जब तक प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं हो जाता। अरे वाह बेटा, चलो अच्छी बात है। मुझे इसी बात की चिंता लगी थी। वैसे अब तो इस झंझट से मुक्त हो चुका है, तो मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ ना माँ, क्या बात है? मैं तेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही हूँ, वो भी शादी के लिए। हैं? वे कुछ मत कर। मैं तुझे व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेज रही हूँ। तुझे जो भी लड़की पसंद आएगी वो मुझे बता देना, हम उसी के साथ तेरी बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माँ, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अरे बेअकल लड़के, अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? चुपचाप अपनी माँ का कहा मान और लड़की की फोटो पसंद कर। सारी लड़कियां बेहद सुंदर है और तुझे तो पता ही है, मुझे गोरी ही बहू चाहिए। लड़की पर एक काला दाग भी नहीं होना चाहिए। अब हम सब इतने गोरे चिट्टे हैं, तो तेरी बीवी भी हमारी तरह बराबरी की सुंदर होनी चाहिए। इसलिए जितना कहा है उतना कर। देखो माँ, मैं अभी काम में हूँ, बाद में देख लूंगा। बाय। अरे लेकिन एक नंबर का नालायक लड़का है ये चाहे कुछ भी बोले। मैं तो इस लड़के की शादी इस साल में तो करके ही रहूंगी। अब बहुत हुआ, इस घर में बहू तो आकर ही रहेगी। ऐसे ही एक रात अर्नव को बहुत तेज भूख लगती है। तभी वो रुबीना को अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पूछता है। पिछले 2 घंटों से मैंने रुबीना को मैसेज किया है, लेकिन अभी तक उसने बताया भी नहीं कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। खैर, अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है मुझे। अर्नव अब तैयार होकर बाहर खाना खाने जा ही रहा होता है कि उतने में दरवाजे पर रुबीना डब्बे लेकर आती है। अरे रुबीना, तुम यहाँ पर? हाँ अर्नव, अब तुम्हें खाना खाने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारा और मेरा खाना लाया है और ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात कर रही हो?
तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ तो मुझे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि मुझे खाना भी बनाना आता है। और यही सच है, मैं तो 14 साल की उम्र से ही खाना बनाती आ रही हूँ और अब तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। कमाल है। और थैंक यू सो मच यार, मेरे लिए इतना सब करने के लिए। अरे कोई बात नहीं बाबा। चलो, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, जल्दी से बैठकर खा लेते हैं। फिर वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और अर्नव को रुबीना के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अब रुबीना अक्सर अर्नव के पास ही आया करती है। फिर एक दिन अचानक से कमला उस शहर में किसी काम से आती है और वो अर्नव को बिना बताए ही उसके घर चली जाती है। अरे अब कौन हो सकता है? रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे तुम रुक जाओ बाबा, मैं देखती हूँ। फिर जब रुबीना दरवाजा खोलती है, तभी कमला रुबीना को अर्नव के घर में देखकर हैरान रह जाती है। अर्नव बेटा, तेरे घर में ये काली लड़की क्या कर रही है? कौन है ये? अरे कोई बताएगा मुझे, कौन हो तुम? कमला को गुस्से में देखकर रुबीना थोड़ी घबरा जाती है। आंटी जी, मेरा नाम काली लड़की नहीं है, रुबीना है और मैं अर्नव की दोस्त हूँ। उसे खाना देने आई थी। अर्नव, अब मैं चलती हूँ। अरे रुबीना, रुक जाओ। लेकिन रुबीना वहां से चली जाती है। अरे जाने दे उसे, तेरी जान क्यों मचल रही है इतनी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? जल्दी बता मुझे। अरे माँ, वो तो बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। क्या? अरे लेकिन तुझे मैंने हमेशा से समझाया है कि ऐसे काले सावले लोगों से बातचीत ही मत करना, लेकिन तूने तो उस काली कौवी से सीधे दोस्ती कर ली। वाह! प्लीज माँ, ये सब काली और गोरी क्या लगा के रखा है आपने? और वो काली और गोरी होने से पहले एक इंसान है। पता नहीं क्यों हम इंसानों के अंदर इंसानियत तो मानो मर ही गई है। बस हर किसी के रंग, रूप, जाति और धर्म के अनुसार ही परखने लगे हैं हम। अरे आपको पता भी है क्या, रुबीना के कारण ही मुझे किराए का घर मिला है। वो हर 2 दिन में मेरे लिए अपने घर से खाना लाती है, मुझसे मिलने आती है, मुझसे बात भी करती है, पूछती रहती है कि कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है माँ? अरे मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तू नहीं जानता, ये बदसूरत लड़कियां होती ही ऐसी है। अच्छा खासा गोरा चिट्टा लड़का दिखा नहीं कि लग गई है उसके पीछे। अरे वो तो ये सब तुझे अपने झांसे में फंसाने के लिए कर रही है और तू है कि बेवकूफों की तरह फंसता जा रहा है, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। वो जो कुछ भी कर रही है दिल से कर रही है और इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये फालतू का ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। अरे आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। इन काले लोगों का जीवन में होना अशुभ होता है और इनके काले साए से हमारे जीवन में भी अंधेरा आ जाता है, पनौती लगती है। इसीलिए दूर रहे उस कल्लो से, समझा कि नहीं? अब अर्नव चुप रहने में ही भलाई समझता है और कमला के साथ इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर शाम तक जब कमला वापस चली जाती है, तभी वो रुबीना को कॉल करके उससे माफी मांगता है। अरे लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो अर्नव? रुबीना, वो मेरी माँ, उन्होंने तुम्हारे रंग को लेकर बुरा कहा, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उस बात का बहुत बुरा लगा होगा। हाँ अर्नव, एक पल के लिए बुरा तो जरूर लगा, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रुकती जहाँ नकारात्मक ऊर्जा हो। मैं एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अरे ऐसे तो कितने लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं। अब सबका दिल पे लेती रहूंगी तो मर ही जाऊंगी ना। हाँ यार, वो बात तो है। वैसे आज का भी खाना तुमने बहुत लाजवाब बनाया था। मैंने तो बहुत चाव से खाया। थैंक यू सो मच यार। ओफो अर्नव, तुम भी ना। अरे बाबा, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। अच्छा बाबा, ठीक है। ऐसे ही एक दिन जब ललिता और तेजेंद्र की सालगिरह होती है, तभी रुबीना अर्नव को डिनर पर बुलाती है। अर्नव से मिलकर ललिता और तेजेंद्र भी बहुत खुश होते हैं। अंकल आंटी, ये तोहफे आप दोनों के लिए।
शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, तुम अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पर आए हो, वही बहुत है हमारे लिए। समय से बड़ा तोहफा और कोई नहीं होता। अरे अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई पीएम हूँ और मैं अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाल कर आया हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। अब इस सालगिरह की डिनर पर आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया तो मुझे तो आना ही था ना। शुक्रिया बेटा। वैसे रूबीना तुम्हारे बारे में बहुत बताती रहती है और तुम्हारे बारे में जितना भी सुना है सब अच्छा सुना है। ऐसे ही काम करके जीवन में तरक्की करते रहो बेटा। हाँ अंकल, जरूर। अब चलो, जब अर्नब आ ही गया है तो केक भी कट कर लेते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ केक। अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सभी लोग बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। ललिता और तेजेंद्र अर्नब के जाने के बाद भी रूबीना के सामने उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर जब अगले दिन अर्नब और रूबीना शाम में मॉल जाते हैं, तभी क्या बात कर रही हो? हाँ अर्नब, तुम्हारे जाने के बाद लगातार आधे घंटे तक मम्मी और पापा तो तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। और करे भी क्यों ना, तुम हो ही इतने अच्छे। अरे बस बस, रुला दोगी क्या मुझे अब? अरे नहीं अर्नब, ये सब मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे हो। आज तक तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना और तुम ही वो पहले दोस्त हो जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी बन पाई है। वैसे मेरी जिंदगी में भी कई सारे दोस्त आए, लेकिन तुम्हारे साथ तो बस थोड़े ही दिन बिताए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ दोस्त अलग होते हैं, एकदम खास, और वो तुम हो मेरे लिए। हाउ स्वीट अर्नब। पर तुम तो इसी इलाके में रहती हो ना, फिर तुम्हारा आज तक कोई दोस्त कैसे नहीं बना? नहीं यार, लड़के लोग तो जिस नजरिए से देखते हैं, बात करते हैं, वो देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग दोस्त बनाने के लायक ही नहीं है। और रही बात लड़कियों की, तो वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों। जाने दो रूबीना, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैं हूं ना। हाँ अर्नब, तुमने सही कहा, मैं भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देती। फिर तो सही है। वही दूसरी तरफ कमला अब घर जाकर बहुत चिंता करने लगती है और वो दिन रात अर्नव के पिता उपेंद्र का सिर खाती रहती है। अर्नव के पापा, आप यहाँ आराम से बैठकर मूंगफलियां खा रहे हो और मुझे है कि इतनी चिंता सताई जा रही है। अरे क्या हुआ है कमला, क्यों इतना बौखला रही हो? अरे अभी तक अर्नव ने एक भी लड़की पक्की नहीं की है। एक बार अगर वो लड़की देखकर बस रिश्ता पक्का कर ले या उसके साथ सगाई हो जाए तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन वहां पर वो अकेला रह रहा है, ऊपर से वो काली लड़की वहां आती जाती रहती है। अरे उसका क्या भरोसा, आजकल की लड़कियां पता है ना, ऐसे लड़कों को अपने बहकावे में लाकर अपना बना ही लेती है। कहीं हमारा भोला भाला अर्नव उस काली कलोटी के माया जाल में ना फंस जाए। नहीं कमला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुमने उसे समझाया तो है ना, वो तुम्हारी बात के आगे कभी नहीं जाता। तुम देखना, वो उससे दूरी बनाएगा। और वैसे भी वो वहां पर काम के सिलसिले में गया है, उससे इतना वक्त ही कहाँ मिलता होगा। बहुत वक्त मिलता है उसे, वो दिन भर काम में जरूर व्यस्त रहता है, लेकिन शाम में तो वो खाली ही रहता है ना। और तो और हफ्ते में एक बार छुट्टी रहती है उसे। हे भगवान, मेरे बेटे को उस मनहूस लड़की से बस दूर ही रखना। अरे घबराओ मत, वो उससे दूर ही रहेगा, मेरा दिल कह रहा है। अरे आपके दिल की तो ऐसी की तैसी, इतिहास गवाह है। अब जो जो कहते हो उसका उल्टा ही होता है, इसीलिए आप कुछ बोलिए ही मत। अरे बाबा, आ जाएगा वो, और तब जो करना है वो कर लेना, क्योंकि तब तो वो तुम्हारे ही कब्जे में रहेगा। इसीलिए इतना मत सोचो, वरना पागल हो जाओगी। ऐसे ही एक दिन जब अर्नव काम से घर आ रहा होता है, तब वो चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है। और तभी, वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ क्या भाई साहब? अब कहो ना भाई, क्या हुआ? बड़े दिनों से तुमको इस मोहल्ले में देख रहे हैं और कई बार तो उस छम्मक चल्लो रूबीना के साथ भी देखा है। और तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ,
उस बेशरम लड़की से दूर रहो। वो काली कलोटी पूरे मोहल्ले में बदनाम है, वो भी सारे गंदे कारणों के लिए। और उसके साथ रहोगे तो तुम भी एक ना एक दिन बदनाम हो जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चाय वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसका कान ही सुन पड़ जाता है। अरे नहीं, मेरा बाया का तो बंदी पड़ गया रे। हाथ है कि हथौड़ा? क्यों रे कमीने, किसी लड़की के बारे में ये सब कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी के बारे में पूरी तरह कुछ पता ना हो तो उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं कहना चाहिए। और रूबीना मेरी दोस्त है और अपनी दोस्त के बारे में मैं कुछ गलत बिल्कुल नहीं सुन सकता। बता, कहेगा किसी लड़की के बारे में अनप शनप? ना बाबा ना, माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आइंदा से नहीं होगी। और उसमें ही तेरी भलाई होगी, वरना आज तो तेरा कान ही सुन कर दिया है, लेकिन अगली बार तो मैं तेरा पूरा बदन ही सुझा दूंगा। फिर घर जाने के बाद अर्नव ये सारी बातें रूबीना को बता देता है और तभी थैंक यू सो मच अर्नव, तुमने मेरे लिए उस चाय वाले को मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अर्नव, अगली बार से कुछ ऐसा हो जाए तो प्लीज उसे कुछ भी मत करना, बस छोड़ देना उसे। या अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रूबीना? अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बके तो मैं कैसे सुन सकता हूँ यार? देखो अर्नव, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे रंग, कपड़े और मेरे चाल चलन को लेकर बहुत घटिया बातें बनाते हैं, लेकिन मैं उन सबको नजरअंदाज करती हूँ क्योंकि मैं और मेरे अपने जानते हैं कि मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जैसा बाहर के लोग मुझे बोलते हैं, और मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अर्नव, हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए बेहतर तो यही होगा ना कि हम नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान दें और सुखी जीवन जिए। हाँ रूबीना, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। हाँ अर्नव, अरे कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, लेकिन मैं तो एक शेरनी की तरह आगे बढ़ती रहूंगी। अब कमला वापस अर्नव को कॉल करके शादी के बारे में बात करने लगती है। अरे माँ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ये जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। लेकिन बेटा, उम्र निकली जा रही है तेरी, एक बार तू लड़की तो पक्की कर, वरना इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाएंगे। निकल जाते हैं तो निकल जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। पर अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना है और उसके बाद ही मैं इन सब के बारे में सोच पाऊंगा। सॉरी माँ, लेकिन प्लीज अब बार बार एक ही बात करने के लिए मुझे कॉल मत किया कीजिए। बाय। अरे लेकिन अर्नव, अर्नव बेटा। अर्नव गुस्से में कॉल कट कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और इसी के साथ अर्नव और रूबीना दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। क्या? हाँ रूबीना, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए ही बुलाया है और मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। सच बताओ अर्नव, तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मुझे जरा चिमटी काटो। अरे नहीं अर्नव, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। मैं तो तुमसे इस बारे में कहने से बहुत डर रही थी, क्योंकि तुम तो ठहरे इतने हैंडसम लड़के और मैं निहायती काली। तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और इसी डर के कारण मैंने अपने जज्बात दिल में ही दबा कर रखे। पर अब जब तुमने खुद इजहार कर ही दिया है, तो मेरे दिल में भी मैं ये बात नहीं रख पाई और ये बात जबान पर आ ही गई। प्लीज रूबीना, तुम खुद को काली कहना बंद करो। अरे तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अरे मैं तो अपनी जिंदगी में कितनी सारी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो रूबीना, इसीलिए ये दिल तुम पर आ गया है। और रही बात मेरे घर वालों की, तो ये सच है कि वो तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हम भागकर शादी करेंगे, वो भी मेरे माँ और पापा को बिना बताए। नहीं अर्नव,
ये करना बहुत गलत होगा। मैं जानता हूँ रुबीना, लेकिन कभी कभी कुछ सही करने के लिए हमें गलत रास्ते ही अपनाने पड़ते हैं। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो उसके बाद माँ और पापा को हमारे रिश्ते को ना चाहकर भी स्वीकारना ही पड़ेगा। पहले पहले तो वो नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अपने बेटे की खुशी के खातिर वो दोनों हमारे रिश्ते को जरूर अपनाएंगे। ठीक है अर्नव, अगर तुम साथ हो तो मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, पर हमें मेरे घर वालों को बतानी ही होगी ये बात। हाँ रुबीना, चलो। फिर रुबीना और अर्नव दोनों ये बात ललिता और तेजेंद्र को बताते हैं। देखो अर्नव बेटा, मुझे और ललिता को तुम्हारे और रुबीना के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी को नहीं स्वीकारेंगे तो मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं जाने दे सकता। हाँ बेटा, किसी का दिल दुखाकर कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, और ये बात तो सरासर गलत है बेटा। और मम्मी पापा, अर्नव ने पूरी जिम्मेदारी ली है मेरी, और आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं अपने सास ससुर का दिल जीत कर ही रहूंगी, देखना आप। प्लीज अंकल आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए। रुबीना मेरे साथ उस घर में बहुत खुश रहेगी, और मेरे होते हुए उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। ठीक है अर्नव बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी ये बात मानकर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हूँ। खुश रखना हमारी बेटी को। जरूर आंटी। फिर अर्नव का काम खत्म हो जाने पर वो रुबीना से शादी करके उसे अपने घर लेकर जाता है, और तभी रुबीना और अर्नव के गले में वरमाला देखकर कमला और उपेंद्र एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें